हाँ, आपने नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी पढ़ ली है ना। वहां पे आपने कल पढ़ा था कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, कौन से ऑक्साइड एसिडिक हैं और कौन से ऑक्साइड बेसिक हैं। आपने लास्ट में, सबसे लास्ट में यही पढ़ा था कल, ऑक्साइड्स। आज हमें उसके हैलाइड्स पढ़ने हैं। और हैलाइड्स हैलाइड्स के बाद शांत शांत हैलाइड्स के बाद आपके पास यहां से दो और टॉपिक होता है। एक होता है ऑक्साइड और एक होता है इसका एसिड, इसका ऑक्सी एसिड जो हम बोलते हैं। तो 3 टॉपिक और बचा है, एक ये, एक ऑक्साइड और एक एसिड। इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन फैमिली पे मूव करेंगे, क्योंकि इसके बाद सारे कंपाउंड्स हैं और कंपाउंड सिलेबस से हट गए। तो हैलाइड से रिएक्शन करते हैं। कल हमने सबसे लास्ट में ऑक्साइड किया था। उस ऑक्साइड का एक बार रिवीजन कराते हैं। मान लो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो। अगर ये +3 में ऑक्साइड बना रहा था तो क्या N2O3 बना रहा था, और अगर +5 में बनाएगा तो क्या ये N2O5 बनाएगा। सिमिलरली ये P2O3 बना रहा था और ये P2O5 बनाएगा। ये AS2O3 बनाएगा और ये वाला एसिड इसका नहीं बन रहा था। ये Sb2O3 बन रहा था और ये Bi2O3 बन रहा था। ठीक है, +3 और +5 में ये दोनों ही बना रहे थे। इसीलिए मैंने आपको बताया भी था ऑक्सीडेशन स्टेट में कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -3, +3 और +5। लेकिन नाइट्रोजन क्या इसके अलावा भी शो कर रहा था। नाइट्रोजन याद करो +3, +1, +2, +3, +4, +5 सारे दिखाता है। फास्फोरस के बारे में भी बताया था, +1, +3, +4, +5 ये दिखाता है। क्या हमने पढ़ा था कल ही के कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। इसीलिए नाइट्रोजन और फास्फोरस का आपको ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, इनके ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड नहीं दिख रहे। AS2O5 बनता है बट एबंडेंट नहीं है, ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलता है, इसलिए इसका हम कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह Sb2O5 बनेगा बट बहुत लेसर अमाउंट में, आपको रेयर कभी कभी मिल जाता है। सिमिलरली Bi2O5 भी बनता है बट बहुत अच्छे अमाउंट में नहीं बनेगा। और कल हमने एम्फोटेरिक का एक ट्रिक देखा था। एम्फोटेरिक के ट्रिक में क्या ये AS2O3 एम्फोटेरिक पता चल रहा था? क्या पंजाबी सॉन्ग नहीं, ये नहीं था। Sb2O3 नहीं था। हाँ, Sb2O3 भी ऐसे सब पंजाबी सॉन्ग, तो क्या ये भी एम्फोटेरिक में आ गया था? ये दोनों आपके पास एम्फोटेरिक थे। एम्फोटेरिक से नीचे मेटल का ऑक्साइड हो जाएगा बेसिक और ऊपर नॉन मेटल का ऑक्साइड हो जाएगा आपके पास एसिडिक। तो N2O3 भी एसिडिक, P2O3 भी एसिडिक, ये दोनों आपके पास एम्फोटेरिक। क्योंकि ये एसिड है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑलरेडी ज्यादा एसिडिक होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी ज्यादा एसिडिक होता ही है। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर, किसी भी 2 ऑक्साइड का आपको कंपेयर करना है या किसी भी 2 कंपाउंड का आपको कंपेयर करना है, ऑक्साइड हो, हैलाइड हो, कोई भी हो। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे पहले ये देखना है, अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तब एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सेम है तो एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 2 आपके पास, जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले N2O3 और P2O3 में इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? जिसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो सेंट्रल एटम यहां है नाइट्रोजन, यहां है फास्फोरस, क्या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसलिए एसिडिक नेचर ये ज्यादा हो जाएगा। वैसे भी आप पढ़ते हो टॉप से बॉटम जाने पे एसिडिक नेचर कम हो जाता है, बेसिक बढ़ता है एसिडिक कम हो जाता है, वही है। आपसे अगर कोई पूछ ले N2O3 और N2O5, अब देखो क्या दोनों में सेंट्रल एटम सेम हो गया, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? यहां नाइट्रोजन +3 में है, यहां नाइट्रोजन +5 में है, तो किसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा? +5 का। तो अगर किसी भी कंपाउंड का इनऑर्गेनिक में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
अगर ये सेम है तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए N2O3 और P2O5, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का नेचर पूछा जाए। अब इसमें देखो सेंट्रल एटम भी वेरी कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी कर रहा है। तो क्या सबसे पहले ये ध्यान देना होगा, प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सेंट्रल एटम। दिस इज प्रायोरिटी 1। अगर ये सेम हो जाए तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हो। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से आंसर करोगे गलत हो जाएगा। तो क्या सेंट्रल एटम अलग अलग है और दोनों का सेंट्रल एटम अलग अलग है, इसलिए बेटा आपके पास ये हो जाएगा। सिमिलरली मान लो आपके सामने HNO3 दिया हो, HNO3 और H3PO4 दिया हो, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? दोनों इसी फैमिली के हैं, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो सेंट्रल एटम पता करो, नाइट्रोजन यहां फास्फोरस, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन का, देयरफॉर ये एसिडिक ज्यादा होगा। तो एसिडिक नेचर कभी भी पता करना हो, सबसे पहले सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर एसिडिक नेचर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखते हो, वरना नहीं देखते। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवल एक जगह लगेगा, जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, यहां पे। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है, चलो ये कर लो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपको नोट डाउन कर लो, एसिडिक नेचर वाला। कंपेयर एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। मान लो यहां पे क्वेश्चन आपके पास लिखा हो HNO2, HNO3, H3PO3, H3PO4। चार क्वेश्चन है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। हो गया? देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का क्वेश्चन है। अगर सेंट्रल एटम सेम है, दोनों जगह यहां पे सेंट्रल एटम सेम है, तो जब सेंट्रल एटम सेम हो जाता है तब हम एसिडिक ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। नाइट्रोजन यहां +3 में है और नाइट्रोजन यहां +5 में है, तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा हो जाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। यहां पे भी सेंट्रल एटम सेम है, तो देखोगे ये +3 में है और यहां +5 में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। अब यहां पे आ जाओ, NO है, NO2 है और N2O5 है, सेंट्रल एटम सेम है, यहां +2 में है, यहां +4 में है और यहां +5 में है, तो जहां ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनफैक्ट NO क्या है आपके सामने? न्यूट्रल होता है।
पे, तो सबसे कम एसिडिक है। इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली बच्चे यहां गलत क्या करते हैं मैं पहले ही बता देता हूं। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम दिखेगा, यहाँ कार्बन दिखेगा और यहाँ नाइट्रोजन दिखेगा। तो हम सब लोगों को लगता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा एसिडिक होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कम एसिडिक होगा, तीनों ही न्यूट्रल है। अगर आप देखोगे तो NO, CO और N2O और वाटर, क्या यही न्यूट्रल ऑक्साइड थे? तो ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं, कोई एसिडिक होगा ही नहीं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन जल्दीबाजी में गड़बड़ करा सकते हैं। नेक्स्ट देखो N2O3, यहां पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, यानी कि नाइट्रोजन वाले ज्यादा होंगे। नाइट्रोजन वाले में भी क्या जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? फिर फास्फोरस में भी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन है, तो जैसे ऑक्सीजन में भी वो +3 और +5 में रिएक्शन कर रहा था, यहां भी वो +3 और +5 में रिएक्शन करेगा। जब +3 में रिएक्शन करेगा तो वो NX3 टाइप का कंपाउंड बनेगा, और जब +5 में स्टेबल होगा तो वो NX5 टाइप का कंपाउंड बनेगा। NX5 मत लिखिए, MX3 और MX5 बनेगा। M कोई भी एलिमेंट हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नाइट्रोजन +3 में भी बनाएगा, +5 में भी बनाएगा MX3। अब यहां पे उसके नाइट्रोजन क्या बनाएगा? X क्या हो सकता है? NF3, NCl3, NBr3। तो हर को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखिए कोई भी हैलोजन हो, +3 में वो MX3 टाइप का हैलोजन बनाएगा और +5 में वो MX5 बनाएगा। पहला इसमें जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि NCl3 इज फॉर्म बट NCl5 is not formed. NCl3 is formed but NCl5 is not formed. ये सिंपल है कि कभी भी सेकेंड पीरियड वाले 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए NCl5 नहीं बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम कोवैलेंस, मैक्सिमम जो बॉन्ड बना सकता है वो 4 बना सकता है। मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज 4, 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होगा वो 4 होगा, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। उसी तरह अगर सेकेंड पॉइंट में आपसे पूछा जाए कि MX3 टाइप का हैलोजन है आपके पास, हैलाइड है, और MX5 टाइप का हैलाइड है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? जब सेंट्रल मेटल एटम सेम हो जाए तो क्या आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है MX5 में, इसलिए MX5 ज्यादा एसिडिक होता है।
अगर आपसे कोई पूछे कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, MX3 और MX5 ही है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए आप फजान्स रूल देखते हो, और फजान्स रूल कहता है ए स्मॉल केटायन एंड लार्ज एनायन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो +3 छोटा है या +5 छोटा है? +5, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर स्मॉल साइज। तो ये हो गया आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर का। उसके बाद जितने भी नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड है, जितने भी नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड है, ऑल नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड, ऑल नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड्स आर अनस्टेबल। सारे नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड है आपके पास अनस्टेबल, यानी कि NCl3, NBr3, Ni3, ये अनस्टेबल बोले जाते हैं। ये बनेगा MX3 बट अनस्टेबल है। रीजन समझाओ। क्या नाइट्रोजन का एक छोटा साइज है सेंट्रल एटम? क्या 3 बड़े बड़े क्लोरीन इसके चारों तरफ आएंगे तो क्या रिपल्सन होगा? इसलिए रिपल्सन होगा। Br तो और बड़ा साइज है तो और रिपल्सन होगा। आयोडीन और बड़ा साइज है और रिपल्सन होगा। तो ऑल नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट केवल एक को छोड़ के NF3 अपना स्टेबल रहता है। ये आपका अनस्टेबल, ये आपका स्टेबल है, और ये तीनों आपके अनस्टेबल है। NF3 इसलिए स्टेबल है क्योंकि फ्लोरीन छोटा साइज है, छोटे साइज के 3 फ्लोरीन नाइट्रोजन के चारों तरफ आ सकते हैं। Cl3, Br3, I3 नहीं आ सकते। और अभी अभी हमने पढ़ा कि MX5 क्या होता है? कोवैलेंट। MX5 कोवैलेंट है, यहीं से निकल के आता है कि जो BiF5 है इज आयोनिक। बाकी कोवैलेंट होंगे, BiF5 क्या हो जाएगा? आयोनिक। अगेन वही रीजन। क्या बिस्मथ लार्ज केटायन है और ये क्या है? स्मॉल एनायन। तो लार्ज केटायन स्मॉल एनायन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा फजांस के। तो ये लार्ज केटायन है और स्मॉल एनायन है, इसलिए होना चाहिए आयनिक बट हो जाएगा उल्टा। होना चाहिए था कोवलेंट बट हो जाएगा आयनिक, क्योंकि स्मॉल केटायन लार्ज एनायन क्या होता था? कोवलेंट। यहां पे उल्टा हो रहा है, इसलिए आयनिक हो जाएगा। ये दो जो हैं वो एक्सेप्शन। ये दोनों एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। हालांकि ये भी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन ही है, चाहे तो मान लिया जा सकता है कि सिलेबस से बाहर है, बट पता नहीं, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। बाकी सारे कंपाउंड को छोड़ देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ये और एसिड, इसको पढ़ लेते हैं। लॉजिकली जो एनटीए का सिलेबस है वो यहीं तक है, बट 2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में भी, केमिकल बॉन्डिंग में भी कई बार आता है, तो वहां के हिसाब से उसको पढ़ना जरूरी है। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं। बोर्ड पे देखो, नाइट्रोजन मैंने आपको बताया कल ही कि नाइट्रोजन जो है वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखा ही रहा है, -3, +3 और +5। इसके अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था। क्या नाइट्रोजन +1 भी दिखा रहा था, +2 भी दिखा रहा था, +3 तो है ही, +4 भी दिखाएगा, +5 भी दिखाएगा। तो नाइट्रोजन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, +1 से +5। और मैंने ये भी बताया था कब दिखाएगा? जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ये कब दिखाएगा? जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन
सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन ऐसा है ही नहीं कि ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो नाइट्रोजन अपने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाता है। अब एक एक करके हमें वही पढ़ना है कि नाइट्रोजन +1 में कौन सा ऑक्साइड बना रहा है। तो नाइट्रोजन +1 में बनाता है N2O। ऑक्सीजन क्या हो जाता है -2, नाइट्रोजन पे कितना आएगा +2, ऑक्सीजन पे देखो कितना आ रहा है -2, नाइट्रोजन पे कितना आएगा +2, दो नाइट्रोजन पे +2 है, यानी कि एक नाइट्रोजन पे कितना हो गया +1, तो इसलिए नाइट्रोजन पे कितना आ गया है +1। नाइट्रोजन +2 में क्या N और O के साथ NO बना लेता है, और यही न्यूट्रल ऑक्साइड हमने पढ़ा हुआ है। नाइट्रोजन +3 में N2O3 बनाता है, ये भी हमने आज ही पढ़ा है, N2O3 बन रहा है। नाइट्रोजन +4 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट, दो कंपाउंड बनाता है एक ही कंपाउंड, एक तो NO2 बना लेगा, एक ऑक्सीजन पे -2, दो ऑक्सीजन पे -4, एक नाइट्रोजन पे कितना आ जाएगा +4। इसी का डाइमर है, NO2 का डाइमर होता है N2O4। इसी को डाइमर बना देते हैं, तो दोनों एक ही कंपाउंड है, एक मोनोमर एक डाइमर है, और +5 में भी बनाता है वो N2O5। +5 में भी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और N2O5 बनाएगा। तो आप देखो नाइट्रोजन हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, +1 से लेके +5 तक सारे, +4 में इनफैक्ट डाइमर भी बना लेता है। अब N2O का स्ट्रक्चर आपसे पूछता है इसमें, सबसे पहले इनके नाम क्या होंगे, तो इनका नाम होगा, आपको नाम लिखना सिखाया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें, नाइट्रोजन, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। तो उल्टा बोल दिया, समझ गए ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिखते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिखोगे तो लिख दोगे डाई नाइट्रोजन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में लिखते हैं, क्या हो जाएगा ऑक्साइड। सिमिलरली यहां भी वही केस होगा, या तो एक ही नाइट्रोजन है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिख दो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में लिख दो। सिमिलरली यहां पे डाई नाइट्रोजन आ जाएगा और ट्राई ऑक्साइड आ जाएगा, ड्राई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। NO2 में एक नाइट्रोजन है, पहले लिख देंगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में लिखेंगे। सिमिलरली दो नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन, और 4 ऑक्सीजन है, टेट्रा ऑक्साइड। N2O5 में डाई नाइट्रोजन है और 5 ऑक्सीजन की वजह से पेंटा ऑक्साइड। और N2O5 का स्ट्रक्चर बहुत बार आपके PYQs में देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर ही बेसिकली यहां से आएगा। बस एक चीज, लाफिंग गैस आपने बचपन में पढ़ा होगा, लाफिंग गैस क्या होता है, N2O। ये जो N2O है ये न्यूट्रल भी है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस। अब मुझे बताओ कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। N2O क्या होता है, न्यूट्रल। CONO N2O क्या न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये भी आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। N2O3 आज ही पढ़ा है, क्या हो जाएगा, एसिडिक। जब +3 में एसिड है तो उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में तो एसिडिक होगा ही, और उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में और एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बाकी दो न्यूट्रल होते हैं, रिमेनिंग सारे के सारे क्या हैं, एसिडिक ऑक्साइड। लाफिंग गैस क्या होता है, हाँ क्यों लाफिंग गैस बोल रहे हैं, अच्छा समझाते हैं। लाफिंग गैस इसलिए बोला जाता है कि कभी कभी आप देखे होंगे अगर वीडियोस में, तो लोग दुबई जाते हैं, म्यूजियम में घूमने उमने जाते हैं, इधर यूनिवर्सल की स्टूडियोज होते हैं, देखे आपने, छोड़ो एक जगह है दुबई के अंदर जहां पे लोग खुश होने के लिए जाते हैं, इट इज मेड कि आप वहां आइए, हंसने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको गार्डन बनाया हुआ है ना, आप वहीं पे देखोगे तो दुबई में
पूरा सैंड वाला इलाका है ना, वहां पे पूरा सैंड है, बट वहां पे सबसे बड़ा एक्वेरियम बनाया हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा एक्वेरियम वहीं पे दुबई में, डिस्पाइट कि वो पूरा सैंड वाला देश है ना, उसके अंदर उन्होंने बना दिया है बहुत अच्छा एक्वेरियम। ठीक है, और एक्वेरियम के बीच में आप जाके घूम सकते हो, मतलब चारों तरफ पानी है, बीच में आप जाके घूम सकते हो। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक पार्क है दुबई में जहां पे लोग खुश होने के लिए जाते हैं, है ना। वहां बहुत सारी, बेटा लाफिंग गैस तुमने गलत पूछ लिया। तो वहां पे ही एक पॉड बना होता है, पॉड का मतलब एक छोटा सा रूम बना होता है, राइट, जिसमें आप एक साथ 10 20 25 लोग एंटर कर सकते हैं, और एक टाइमर पे उनको लाफिंग गैस उसमें इजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो लाफिंग गैस क्या होता है ना, जब आप इनहेल करते हो तो पेट में गुदगुदी होने लगती है आपके। क्यों होने लगती है? क्योंकि अभी वो होता है तो होता है, अब क्या बताऊं मैं कैसे होती होगी। सॉल्युबल बेसिकली नहीं होता है ना। देखो आपका बॉडी में क्या है, एसिड, आपके बॉडी में एसिड है, तो अगर ये बेस होता तो रिएक्ट करता, ये तो न्यूट्रल है, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा अंदर जाके, रिएक्ट नहीं करेगा। अब गैस का नेचर कैसा है, घूमेगा अंदर। अब पेट में अगर कुछ कोई चीज घूमेगा तो ऑब्वियसली आपको हंसी तो आएगी, तो इसीलिए लोग हंसते हैं, और आपको लॉजिकल तो यही है। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम लाफिंग गैस बोल दिया गया। अब इसका ओरिजिन सुनो, जिस साइंटिस्ट ने इसको पता चला था ना, जिस साइंटिस्ट को, तो जब आप जर्नल्स पढ़ोगे आगे जाके, तो ये साइंटिस्ट अपने आप, मतलब जब इसका प्रोडक्शन हुआ तो सोचो एक साइंटिस्ट बैठा होगा अकेले अपना रिसर्च कर रहा है, कुछ कुछ गैस के बारे में पता कर रहा है, और वो पागल की तरह लगे हंसने। वैसे ही साइंटिस्ट को लोग पागल मानते हैं, और इसने लाफिंग गैस में तो ऐसे ही हुआ था, इसका जो ओरिजिन हुआ था ऐसे ही हुआ था कि पहले एक आदमी हंसना स्टार्ट किया, फिर दूसरा आया देखने के लिए, वो भी हंसना स्टार्ट किया, एंड सो ऑन। रीजन यही होता है कि आपका बॉडी में पीएच होता है एसिडिक, बॉडी का पीएच क्या है, एसिडिक है, और एसिडिक अगर कोई बेसिक होता तो जाके कोई रिएक्ट कर जाता या कोई कंपाउंड बना लेता, बट ये न्यूट्रल है, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा अंदर जाके। और गैस कैसा होता है, रैंडम मोशन करता है। अब पेट में कोई चीज घूमेगा तो हंसी तो आएगी, इसीलिए एनो पॉइजनस भी है। ठीक है, इसलिए एनो को नहीं इजेक्ट किया जाता, पता लगा वहां खुश होने गए थे, है ना, इसलिए वो न्यूट्रल है और पॉइजनस नहीं है, इसीलिए वो लाफिंग गैस है। न्यूट्रल तो ये भी है, न्यूट्रल तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सीओ। भाई सीओ को थोड़ी आप इनहेल कर लोगे, सीओ इनहेल करने से क्या होता है पता है ही, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, बोर्ड पे आइए। N2O लाफिंग गैस है। अब N2O का स्ट्रक्चर देखो एक एक करके, उधर जगह नहीं है, इधर बनाते हैं। क्या हो गया भाई तुमको, तुम लोगों को कई क्या कर रहे हो कि कहां से निकलेगा कैसे, ए भगवान। बेटा तुम्हारी बचपन में, तुम कब थे बचपन में? चलो स्ट्रक्चर देखो, N2O का स्ट्रक्चर देखो। N2O में आपको ऐसे इज्यूम करना है, इसका स्ट्रक्चर अभी याद होगा, N2+O, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह बनता है, N2+O। N2 का स्ट्रक्चर हमें पता होता है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक लोन पेयर यहां पे है, एक लोन पेयर यहां पे है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, तो क्या N2O बन जाएगा? तो N2O का स्ट्रक्चर यही होता है, N2 के पास एक एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट हो जाएगा। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस लिख दोगे, एक लोन पेयर यहां ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। अब मुझे बताओ देख के, क्या इसका रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है ना। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस है, तो क्या ये आगे डोनेट होगा? तो जब आगे डोनेट होगा तो क्या N डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जब आगे ये डोनेट होगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड ना बना ले, तो क्या यार ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा? अच्छा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड टूट के यहां गया माइनस, ये पहले से प्लस था, प्लस ही रहेगा, वो न्यूट्रल हो गया। बोर्ड पे अब देखो, N2O के तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप देखा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जनरली कंफ्यूज करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर दिया रहता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, N2O का
N2O कभी भी बनाना है N2 प्लस O। N2 में एक एक लोन पेयर दोनों के पास होता है और ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 की जरूरत है, तो क्या ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा? तो N2O बन गया। डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, ऐसा हो गया। अब इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाता हूं। देखो यहां पे ये माइनस है और यहां पे प्लस है। अब देखो क्या ये माइनस चार्ज आगे की तरफ आएगा? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड ना बना ले तो क्या ये टूट जाएगा? तो जब नाइट्रोजन यहां आएगा तो क्या डबल बॉन्ड बन गया, और जब ये टूट गया तो क्या ये भी डबल बॉन्ड बन गया? टूट के क्या यहां माइनस आया और क्या यहां प्लस आया? पहले से माइनस था प्लस था, क्या वो न्यूट्रल हो गया है? तो राइट हैंड साइड में न्यूट्रल हो जाएगा। ये प्लस था प्लस ही रहेगा, नाइट्रोजन पे प्लस था प्लस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन टूट भी गया, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए प्लस चार्ज रहेगा। तो देयरफॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाते हैं। 3 लोन पेयर था, 2 लोन पेयर ही बचेगा क्योंकि एक लोन पेयर डोनेट हो चुका है। यहां पे एक लोन पेयर था, एक और पाई बॉन्ड टूट के एक और लोन पेयर आ जाएगा। पहले से एक लोन पेयर था, एक टूट के आ गया, यानी कि 2 लोन पेयर आ गया। तो आप देखो यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपका बन गया। नेक्स्ट N2O का स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज योर NO। NO का स्ट्रक्चर यहां पे नाइट्रोजन जो है क्या वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है? तो नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है? और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ऑक्सीजन होता, अगर सेंट्रल मेटल एटम है, उसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो NO क्या है आपके सामने? नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। NO के बारे में समझते हैं, बोर्ड पे देखो N और O। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बना लिया नाइट्रोजन के पास। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बना लिया। नाइट्रोजन के पास हमने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लिए हैं और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लिए। क्या ऑक्सीजन स्टेबल हो चुका है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके 8 हो गया, स्टेबल हो गया है। लेकिन नाइट्रोजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या स्टेबल होगा? नहीं। तो नाइट्रोजन यहां पे बेटा स्टेबल होता ही नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बना रहता है। नाइट्रोजन कभी भी NO में स्टेबल नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भी तब भी बेचारे के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, 7 ही हो पाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन तो स्टेबल हो जाएगा, नाइट्रोजन स्टेबल नहीं होगा। ऑक्सीजन इज स्टेबल बट नाइट्रोजन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इनकम्प्लीट, और चूंकि यहां पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो ये हो जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल। NO बन जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल हो जाएगा। अब N2O3 के बारे में देखते हैं कि N2O3 कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। N2O3 2 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो N2O3 का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाइए। N2O3 है ना अगला, हाँ N है, फिर N है, 3 ऑक्सीजन रखना है, तो 2 ऑक्सीजन मैं यहां पे रख देता हूं, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ये बन गया आपके पास NO2, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड वहां पे बन गए हैं, और तीसरा रखना है तो आपके पास N डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से 1 और 2, यहां पे भी 2 काम आ गया, 4 काम आ गया, और ये 5 काम आ गया। नाइट्रोजन के 5 में से 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस नाइट्रोजन पे देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ही काम आए। क्या इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर पड़ा रह गया ऐसे ही? तो दिस इज N2O3 का स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। एक नाइट्रोजन 5 बॉन्ड यूज कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाइट्रोजन 3 ही यूज कर पा रहा है। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे स्टेबल है। N2O3 के बाद N2O4।
N2O3 के बाद N2O4, तो देखोगे यहां पे N2O4, तो एक ऑक्सीजन यहां पे चला गया, एक ऑक्सीजन यहां पे चला गया, N2O2 हो गया है। O4 की बात करोगे तो एक ऑक्सीजन यहां पे है और एक ऑक्सीजन यहां पे है, क्या ये N2O4 हो गया? और बीच में एक ऑक्सीजन ही तो ऐड करना है N2O3 में, N2O4 बन गया। अब मैं NO2 बनाता हूं यहां पे। नेक्स्ट इज योर NO2। एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन है, तो एक नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन कैसे आएगा? डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब जरा बोर्ड पे देखो, क्या नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ओरिजिनली? 5। 5 में से 2 तो ये यहां खर्च हो गया, 2 इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में खर्च हो गया, 4 खर्च हो गया, बचा कितना? 1। तो जैसा NO ऑड इलेक्ट्रॉन था वैसे ही ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कहा कि NO2 भी बनेगा, N2O4 भी बनेगा। क्यों N2O4 बनेगा? क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन में क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल है, इसीलिए क्या होता है, दो NO2 के मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं। सिंस NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, NO2 बेटा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, so it is unstable. Since NO2 is odd electron molecule, so it is unstable and hence it forms dimer. और इसलिए ये डाइमर बना लेता है। डाइमर कैसे बनाएगा? तो NO2 आपके सामने ऑड इलेक्ट्रॉन एज इट इज पहले से बना हुआ है, दूसरा NO2 आएगा ऐसे और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे। N2O5, N2O4 आप बना चुके हो, N2O5 एक ऑक्सीजन और इसमें ऐड करना है, तो N2O5 में एक ऑक्सीजन चूंकि ऐड करना है तो बीच में ऐड करना है। N2O4 पहले बना लो, दिस इज N2O4, एक डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और N2O5 के लिए एक ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट कर दो, तो दिस इज N2O5। हो गया? लास्ट टॉपिक है इसका ऑक्सो एसिड। पांच छह ऑक्सो एसिड हैं जिसका नाम और स्ट्रक्चर पूछा जाएगा मैच द कॉलम में। इसमें भी नाम और स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है मैच द कॉलम में, कौन सा ऑड इलेक्ट्रॉन है, कौन सा न्यूट्रल है, यही सब पूछा जाता है। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड लिखे, जल्दी करो भाई। और 1 जनवरी का क्या प्लान है तुम्हारा? क्लास लगा हुआ है, यही प्लान है, पढ़ना है। ये तो तुम्हारा प्लान हो ही नहीं सकता है, ये तो हम बता देते हैं तुमको।
पढ़ना है। इस बार 1 जनवरी किस दिन को पड़ा यार? आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे। 27, 28, 29, 30, 31, 1। अच्छा 5 दिन है अभी। हाँ भाई, ऐसा मंडे या संडे, मंडे पड़ा होता ना तो मजा आता। मंडे में थोड़ा अच्छा रहता है, क्यों? मंडे में संडे मंडे 2 दिन छुट्टी हो जाती। बड़ी वेडनेसडे पड़ा है, और वेडनेसडे पड़ा है तो कोचिंग वाले कह रहे अब क्यों छुट्टी लेना है, बच्चे नहीं ले रहे तो फिर मुझे मेडिकल इमरजेंसी याद आएगी। लिखो लिखो लिखो। ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ए यार ये सब, बेटा तुम बड़े हो जाओ। एक तो गर्मी और लग रही है क्लास में, पता नहीं क्यों। हाँ भाई, हम आ गए ना। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ शांत, मुंह बंद। H3PO2, H3PO3, H3PO4, ये ऑक्सो एसिड्स है, नॉर्मल ऑक्सो एसिड्स है। तो सबसे पहला H3PO4 क्या यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में है, यहां पे +3 में है, और यहां पे +1 में है। तो सबसे +5 वाले को बोलते हैं इसको फास्फोरिक एसिड। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसलिए इसको बोलेंगे इक एसिड, यानी कि फास्फोरिक एसिड, या फिर इसको हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को हम लोग इक एसिड नाम रखते हैं और फास्फोरिक एसिड आ गया। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको हम लोग अस एसिड बोलते हैं, एंड दैट इज फास्फोरस एसिड। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक एसिड, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस एसिड। H3PO2 में यहां पे आ जाएगा फास्फोनिक एसिड। H3PO2 में आपके पास फास्फोनिक एसिड। अब एक बोर्ड पे देखो, जब भी हमें किसी भी एसिड से पायरो एसिड बनाना होता है तो एक तरीका है पायरो एसिड बनाने का। जब भी किसी भी एसिड से आपको पायरो एसिड बनाना है, यानी कि मैं बोल दूं पायरोफॉस्फोरस एसिड, बोर्ड पे ध्यान से, जब भी आपको मैं बोल दूं पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होगा तो याद नहीं रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक है उससे बन जाता है। जब मैं बोलूं पायरोफॉस्फोरिक एसिड या पायरोफॉस्फोरस एसिड तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। जब भी आपको पायरो एसिड बनाना है तो कोई भी एसिड आप ले लीजिए, उसके 2 मोलिक्यूल लीजिए। जिसका भी आपको पायरो एसिड लेना है उसका 2 मोलिक्यूल लीजिए और उसमें से वाटर मोलिक्यूल को माइनस कर दीजिए। मतलब समझो, मान लो मुझे पायरोफॉस्फोरिक बनाना है, मान लो एग्जाम में लिखा हुआ है पायरोफॉस्फोरिक बनाइए, पायरोफॉस्फोरिक। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप फास्फोरिक एसिड लो। फास्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। इसके कितने लेने हैं आपको, 2 मोलिक्यूल। तो कितना हो गया, H6P2O8। 2 मोलिक्यूल आपने लिया, उसमें से आपको क्या करना है, वाटर माइनस कर देना है। तो वाटर माइनस करो, क्या बन जाएगा, H4P2O7। यही है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जब भी आप किसी का भी बनाना हो पायरोफॉस्फोरिक, मान लो आपको पायरोफॉस्फोरस लिख दे एग्जाम में, तो आपको सेम करना है, फास्फोरस एसिड के 2 मोलिक्यूल ले लीजिए और उसमें से आपको वाटर भी निकाल देना है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो फास्फोरस एसिड पहले ले लीजिए, क्या बन जाएगा, H3PO3। इसके क्या करोगे आप, 2 मोलिक्यूल ले लो,
और उसमें से आपको क्या करना है, वाटर माइनस कर देना है। तो क्या ये H6 बनेगा, P2 बनेगा, O6 बनेगा, उसमें से वाटर माइनस करो, वाटर निकाल दोगे तो H4 P2 O7, दोनों सेम ही बन गया क्या? 5 बनेगा, 6 में से 1 5 बनेगा। तो एक ऑर्थोफॉस्फोरस है और एक ऑर्थोफॉस्फोरिक है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, पायरो एसिड कैसे बनाते हैं। जब पायरो लिख लोगे तो फिर मैं मेटा सिखाऊंगा। हाँ, पहले वो बनाइए कि हाउ टू मेक पायरो एसिड, बताता हूं, वो भी बताता हूं। पहले पायरो एसिड का निकालिए, कैसे भी पायरो एसिड कैसे बनाओगे। तो पायरो एसिड का ये जनरल फॉर्मूला है, और पहला स्ट्रक्चर आपने ये देखा, दूसरा स्ट्रक्चर आपने ये देखा, पायरोफॉस्फोरिक और पायरोफॉस्फोरस। इसको लिख लीजिए, फिर साइड में इसको लिखेगा पायरो में। किसी भी एसिड का अगर पायरो एसिड बनाना है तो यही आपको 2 मॉलिक्यूल ऐड कर लेना है, उसमें से वाटर निकाल लीजिए, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पायरो का आपको फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जब ये लिख लोगे तो पढ़ेंगे मेटा एसिड किसी का कैसे बनाते हैं। चलो हाइपो एसिड बनाना सीखते हैं। बोर्ड पे देखो, जैसे वहां पे आपने किसी भी एसिड का पायरो एसिड बनाना है, यानी कि पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरिक, तो आपको सिंपल 2 मॉलिक्यूल में से वाटर रिलीज करा देना है। सिमिलरली जब आपको हाइपो एसिड बनाना है तो एक जनरल फॉर्मूला है, ये भी आप याद कर लीजिए, तो हाइपो एसिड भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाइपो एसिड जब भी आपको बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल में से वाटर की बजाय H2O2 निकालिए। 2 मॉलिक्यूल में से वाटर ना रिलीज करा के आप H2O2 रिलीज करा दो, तो जो एसिड बचेगा दैट इज योर हाइपो। जैसे मान लो मैं अभी हाइपोफॉस्फोरिक बना रहा हूं, हाइपोफॉस्फोरिक, तो सबसे पहले आप फॉस्फोरिक पकड़िए, H3PO4 का होल ट्वाइस, इसके आपको 2 मॉलिक्यूल लेने, और क्या करना है आपको, H2O2 माइनस कर देना है। बनाओ, क्या बनेगा, H6 बनेगा, P2O8। इसमें से जब आप H2O2 माइनस करोगे तो क्या बन रहा है, H4P2O6। H4P2O6 क्या बन गया, ये हाइपोफॉस्फोरिस, हाइपोफॉस्फोरिक। अगर मान लो मैं आपसे कह दूं यहां पे हाइपोफॉस्फोरस बनाइए, हाइपो जब भी बनाना है तो H2O2 माइनस करना है, पायरो बनाना है तो आपके सामने वाटर माइनस करना है। अगर मुझे हाइपोफॉस्फोरस बनाना है तो क्या मैं फास्फोरस एसिड के 2 मोल लूंगा, उसमें से क्या H2O2 माइनस कर दूंगा, तो यहां पे H6P2O6 बनेगा, उसमें से आप H2O2 माइनस कर दीजिए,
क्या H4P2O4 बन जाएगा? तो हाइपो बनाना इज H2O2 माइनस करना, पायरो बनाने का मतलब है वाटर माइनस करना। जल्दी से लिखो, पायरो और मेटा, पायरो और हाइपो। ये लिख लिया आपने? पहले लिख लो। और लिखने के बाद जब ये सब पूरा हो जाए तो फिर इसको यहां पे क्रॉस कर लेना बड़ा सा। नहीं, लिखना नहीं है, लिखना है, लिख के काटना है ताकि याद रहे। लिख लो सब लोग और लिख के उसको क्रॉस कर लो ताकि याद रहे। नहीं नहीं, लिख लो भाई। हाँ हाँ, तो मुझे मजाक कर रहा हूँ क्या यहाँ पे? इस पे किसी ने देखो यहाँ पे क्या, तो तुम लोग हो, तुम ही में से कोई होगा, सब पे स्वीटी स्वीटी लिख दिया है, देख रहे हो? ये पता नहीं कौन है, कौन है? उसका नाम स्वीटी है भाई साहब, तो इसने सब पे स्वीटी स्वीटी लिख दिया है। नाइस, पता लगे हर पोस्टर पे जहां भी देख रहे हैं स्वीटी दिख रहा है, बढ़िया है। चलो नाम ऐसे नाम बिहार में ज्यादा मिलते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट, इधर आओ इधर। मैंने अपने नाम की कहानी बताई है। मेरा नाम ये हुआ करता था, मैंने नाम बदलवाए, चेंज करवाए। सोचो जरा, क्या ऐसे ऐसे लग रहा था कि भाला वाला लेके भी आ रहा है कोई, है ना? ऐसे ही लग रहा है कोई कि अभी तलवार निकालेगा इंसान ये, ऐसा लग रहा है भानु प्रताप तिवारी मूछ वूछ ऐसे रख के, है ना? वैसे पढ़ाना चाहिए था, ऐसे वो लग रहा है पूरा एकदम। कौन सा है मूवी वो, सूर्यवंशम, सूर्यवंशम टाइप का नाम लग रहा है ना? बट ये बहुत दिन तक चला नहीं ये नाम मुझे रियलाइज हो गया था शायद बहुत पहले ही कि आगे जाके लोग मजाक उड़ाएंगे, ऐसा बढ़िया पहली बदलवा लो। तो हमारे यहाँ वो होता है, पहले 8th बोर्ड होता था हमारे टाइम पे, अब से 2 साल पहले। तो उस टाइम पे 8th बोर्ड में 8th बोर्ड में हमने वो दे दिया एफिडेविट, और एफिडेविट से ये चेंज कराया है। उसके पहले आप जो भी सर्टिफिकेट देखोगे वहां पे लिखा हुआ है भानु प्रताप तिवारी। बाप रे बाप, सोचो कैसा लगता है, एकदम आप लोग डर जाते कि कौन मास्टर आ रहा है पढ़ाने, है ना? और मेरे इमेज से वो सूट भी नहीं करता है। पता लगे एक पैकेज आ रहा है भानु प्रताप तिवारी और मैं आ रहा हूं यहाँ पे एकदम तो एकदम ही अलग हो गया था। खैर,
हाँ भाई। विशाल क्या सोच के रखे थे भाई, घर वालों से पूछना पड़ेगा। विशाल विवेक रखा था बेटा उन्होंने। मेरा नाम है विशाल विवेक। सरनेम के खिलाफ है मेरे फादर, मतलब मेरे पापा थोड़े वैसे वाले आदमी है, क्रांतिकारी टाइप नहीं होते हैं। तो ऐसे पहले होता था एक एक बहुत पहले एक यूनिटी ग्रुप जिसको बोल लो, जनसंघ हुआ करता था। आपको नहीं पता होगा, राइट। तो मेरे पापा के समय की बात बता रहा हूं मैं। तो उस समय जनसंघ हुआ करता था, तो लोग कहते थे संघी आदमी है, जो बाद में आरएसएस और ये सब बन गया, राइट। उन्हीं को अपडेट करके आरएसएस बोलने लगे लोग। तो उसमें मेरे पापा एकदम पहले सुप्रीम टाइप नहीं होते, एकदम आ जाओ देख लेंगे टाइप्स, वैसे हुआ करते थे। तो उस समय वो चला कि जातिवाद हटा देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने बेटे पे किया। तो पहला होता है ना कि अगर बदलाव करना है तो घर से करना है। उन्होंने सबसे पहला मेरे ऊपर किया। तो भानु प्रताप तिवारी का नाम तिवारी हटाया गया और विशाल विवेक रख दिया गया, ताकि पता ही नहीं लगे कौन इंसान है ना भाई। उनका जो आइडिया था वो और खतरनाक था। उनका आइडिया पता क्या था? विशाल भारतीय लिख दो। अरे भाई सोचो, यहाँ पे आ रहा होता कोई इंसान इनऑर्गेनिक पढ़ाने, विशाल भारतीय, है ना, क्या तो हो जाता है इंसान। तो कई बार क्या होता है ना, भगवान सद्बुद्धि दे देता है इंसान, तो वही शायद मिला होगा। तो अच्छा हुआ जो भी हुआ। चलिए, उसके बाद फिर मैं कोटा गया। तो कोटा में आपके सीनियर आपका नाम रखते हैं। जब व्हेन यू कम इनटू टीचिंग, तो आपके सीनियर को वो अलाउ होता है कि आप इनका नाम एक वापस शॉर्टकट, है ना। कोटा में आप जाओगे तो देर इज शॉर्टकट, ये कोई विशाल सर या इस तरह से कोई नहीं बुलाता है वहां पे, नॉर्मल चलता है, ठीक है। तो कई हम सालों साल पढ़ जाते थे, टीचर से पता ही नहीं होता था इनका पूरा नाम क्या है, सब शॉर्टकट से ही जानते थे। तो हमारे जो सीनियर थे वो, उन्होंने कहा यार ये ठीक नहीं लग रहा है कि कोई तुम्हें वीवी सर बुलाए, है ना, बीबी जैसा साउंड हो रहा है। तो बोले कि यार ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने ही कहा कि तुम अपना सरनेम भले ही नहीं है बट यूट्यूब के लिए नाम रख लो वीटी सर, ठीक है। तो फिर हमने, अब सीनियर का बात काट नहीं सकते, तो रख लिया हमने, ठीक है। बट फिर लगा कि ठीक है, अब जो रखा उन्होंने अच्छा ही रखा, तब से। हाँ, करियर पॉइंट में मैं उस समय था। अब देखिए बोर्ड पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और ये है बेटा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोनिक, कॉमन नेम इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक। चूंकि एक्सेप्शन से ये नाम बदल गया, तो इसका नाम बदल के फॉस्फिनिक कर दिया गया। दो दो जगह एक्सेप्शन है, कॉमन नेम में भी और इसके आईयूपीएसी वाले में भी, जबरदस्त एक्सेप्शन है। तो फॉस्फोरस को क्या रख दिया? फॉस्फोनिक, और उसको कर दिया फॉस्फेनिक। ये दोनों आपके पास कॉमन नेम है, फॉस्फोनिक और फॉस्फेनिक, दिस इज कॉमन। लिखो ऑक्सीजन फैमिली। क्या? ये भाई, तुम्हें इतनी खुशी क्यों होती है? एक सेकेंड, आई विल रिप्लाई, डोंट वरी। मैं ऐसा कुछ छुपाने के लिए है नहीं, तो बता देते हैं, देखो ध्यान से। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो यूट्यूब में बच्चों ने एक नाम रख दिया कि ठीक है सर सिंगल हैं तो इनको काहे ऐसे छोड़ा जाए, है ना। तो सब पीछे पड़ गए। एक्चुअली मैं बताता हूँ, एक अनअकैडमी में टीचर थे, कितना बुरा स्टोरी है, तुम सुनना जरा। एक अनअकैडमी में टीचर अभी भी हैं, थे क्या, अभी भी हैं बेचारे, वो अनअकैडमी में ही है। तो थोड़ा तुम्हारे लिए गेस करना आसान हो जाएगा। उनकी वाइफ का नाम है ये। अब तुम सोच लो, सोचो कितना खराब तुम लोग। कम से कम मेरे बारे में नहीं, उस टीचर के बारे में सोचो। अब मैं उनके साथ, सुनो,
मैं उनके साथ कोलैब कर रहा था। एक कंबाइन वीडियो होती है ना कि एक स्क्रीन पे दो आदमी लग, तो कंबाइंड स्क्रीन में मैं कोई वीडियो कर रहा था, ठीक है। तो वहां पे एक किसी ने वो पकड़ लिया, ठीक है। अब वहां से वो नाम इतना हुआ कि अब मेरी और उस टीचर में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, समझ गए। तो खैर चलिए, क्या कर सकते हैं, वो आप ही का देन है। आप ही लोग कर सकते हैं, जो भी करते हैं आप ही लोगों का है। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, इसलिए अनअकैडमी नहीं छोड़े थे। नहीं नहीं, मुस्कुराहट तो ये बता रहा है कि भाई तुम लोग कितने क्रांतिकारी आदमी हो, कि एक नॉन एग्जिस्टिंग चीज को भी सच सच साबित कर रखा है सब लोगों ने, है ना। और पिछले 4 साल से चल रहा है। इट स्टार्टेड इन 2021, 2021 में। 21 चला पूरा, 22 चला, 23 चला, 24 खत्म होने को आ गया है। लोग भूल नहीं रहे, वो जब तक जनरेशन खत्म नहीं होगा ना, तब तक ये चलता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं ड्रॉपर जल्दी निकलो यहां से, ताकि ये कोई नया जनरेशन आए। बता के जाओगे, बताते सब कॉलेज में बैठ के वहां से बता देते हैं। क्योंकि कॉलेज वाले क्या होते हैं, जैसे आप लोग में से भी जो सिलेक्टेड होंगे वो अगले साल हमारे साथ काम कर रहे होंगे फ्री में। तो हाँ, डाउट बताने के लिए जूनियर्स को, है ना। तो आपका कॉलेज का फ्री टाइम होता है 1 आध घंटे आधे घंटे, तो उसमें सब लोग रहते हैं, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, तो सब रहते हैं। वो अपना डाउट बताते हैं अपने इच्छा के हिसाब से। तो उसी में डाउट ग्रुप में तो बच्चे कनेक्टेड होते हैं। तो अब डाउट ग्रुप में वो सब बोल देते हैं कि जाओ सर के सामने आज ना लाइव क्लास स्टार्ट होती है, स्पैम कर देना। अब वहां से ये प्रचलन खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं पूरा एक जनरेशन को गायब होना पड़ेगा, तब जाके ये नाम, बेचारे किसी की वाइफ है यार, तुम सोचो। चलो भाई नेक्स्ट लिखो, ऑक्सीजन फैमिली। क्या नहीं बताए, बता रहे हैं, रुकिए। लिखिए पहले ये ऑक्सीजन फैमिली। ऑर्थो, यहां पे आइए। अब एक डाउट आया कि सर इसको ऑर्थो क्यों बोलते हैं। देखो, अगर वाटर रिलीज कराओगे तो आपके सामने बन जाएगा पायरो। अगर H2O2 रिलीज कराओगे तो इसको बोलते हैं हाइपो। कुछ भी रिलीज नहीं कराओगे तो उसको ऑर्थो बोलते हैं। तो जैसे आप लिखते थे ना H3BO3, क्या ये बोरिक एसिड लिखते थे, आप इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी लिख सकते हो। हायर वाले में आप ऑर्थो लगाओ या ना लगाओ, दोनों सही माना जाता है। जो सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें आप ऑर्थो लगा के भी लिखोगे तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी सही है, ठीक है। ऑर्थो इज विदाउट रिमूवल, पायरो इज वाटर रिमूवल, हाइपो इज H2O2 रिमूवल, एक एक्सेप्शन के साथ बस। ऑर्थो इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड को ऑर्थो एसिड कहा जाता है। ऑक्सीजन फैमिली में आपके सामने आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। और सबसे लास्ट जो है वो है लिवरमोरियम। जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो लिवरमोरियम इज रेडियो एक्टिव। आपको पता है कि 7th पीरियड के एलिमेंट्स क्या है, रेडियो एक्टिव। तो दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये दोनों सेलेनियम एंड टेलुरियम, आपको मेटलवाइड्स के उसमें लिखा हुआ है कि दे आर मेटलवाइड्स। मेटलवाइड से नीचे कोई होता है ग्रुप में उसको हम लोग मेटल लिखते हैं, और मेटलवाइड से ऊपर कोई होता है उसको हम लोग नॉन मेटल लिखते हैं। तो नॉन मेटल है, फिर मेटलवाइड है, और फिर मेटल है। और सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव। द लास्ट एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। ऑक्सीजन आपको नेचर में कैसे मिलेगा, तो ऑक्सीजन तो सबसे अच्छा गैस है आपके पास। ऑक्सीजन इज O2 गैस, मोस्ट एबंडेंट ऑन अर्थ सरफेस। ये सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट, या मोस्ट एबंडेंट मत लिखो, हाईली एबंडेंट लिखो। मोस्ट एबंडेंट तो नाइट्रोजन हो जाएगा, हाईली एबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। सल्फर बहुत सारे फॉर्म में मिलता है,
और सल्फर के जो फॉर्म्स हैं वो आपको याद रखना है। सल्फर इज फाउंड एज जिप्सम। जिप्सम जानते हो? जिप्सम, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, देखो इसमें सल्फर आ गया, डॉट टू वाटर। यहीं से बेटा पीओपी बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे आप जाके अगर ऑर्थो के डॉक्टर बनोगे तो बड़े काम में आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, जो आपके घर में जो सीलिंग होता है वो भी पीओपी ही होता है, ठीक है। तो फाउंड एज जिप्सम यहीं से बनता है वो। एस ब्लॉक में पूरा इसका पढ़ना था, बट एस ब्लॉक अब आपके पूर्वजों के जमाने में था, आप में नहीं है। नेक्स्ट, सल्फर जो मिलता है ये इप्सॉम सॉल्ट में मिलता है। इप्सॉम सॉल्ट क्या होता है? MgSO4.7 वाटर। प्रीवियस ईयर में फॉर्मूला पूछा गया है। जिप्सम का भी फॉर्मूला आया हुआ है, MgSO4.7H2O का भी फॉर्मूला आया हुआ है। नेक्स्ट इज योर कॉपर पाइराइड्स के फॉर्म में होता है। अब ये कॉपर पाइराइड्स क्या होता है? CuFeS2। यहां भी सल्फर मिलता है। तो नेचर में किस किस जगह पे फैशन मिलता है वो आपने देखा। सबसे पहले जिप्सम में, इप्सॉम में, फिर आपके सामने कॉपर पाइराइड्स में। उसी तरह एक और होता है जो आपके लास्ट ईयर आया था, बैराइट। बैराइट सल्फर यहां भी मिलता है BaSO4 की फॉर्म। कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, एनहाइड्रस होता है, पानी नहीं होता है, BaSO4 बैराइट। ये चारों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। लास्ट ईयर ही बैराइट पूछा हुआ है, तो उसके इप्सॉम पूछ सकता है या जिप्सम पूछ सकता है। ये सल्फर नेचर में आपके आसपास सराउंडिंग में फाउंड एज इस फॉर्म में मिलता है आपके पास। सेकेंड पॉइंट आपके पास पढ़ना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम। ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, और ये सेवेंथ पीरियड है। सब इससे पहले वाला इनर्ट गैस NH2NP4, यही इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। सल्फर में इससे पहले वाला इनर्ट गैस 3s2 3p4। फोर्थ पीरियड में इससे पहले वाला इनर्ट गैस, लेकिन फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक आता है, तो N-1D10 4s2 4p4। टेलुरियम में भी इससे पहले वाला इनर्ट गैस डी ब्लॉक आता है 5s2 5p4। पोलोनियम की बात करोगे इसमें F ब्लॉक भी आता है, इसलिए 4f14 5d10 6s2 6p4। सिमिलरली इससे पहले वाला इनर्ट गैस F ब्लॉक आएगा तो N-2f N-1d NS2 NP4। उसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रोनिक साइज, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का आपके पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एटॉमिक साइज केवल ग्रुप 13 तक एक्सेप्शन है, उसके बाद कोई एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम, टॉप से बॉटम डाउन साइज बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट, क्या साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, तो टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी आपका डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक साइज हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। नेक्स्ट,
अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी क्या थर्ड पीरियड वालों का ज्यादा होता है? एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों का ज्यादा होता है। और याद करिए, बोरोन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का क्या सबसे लास्ट में चला जाता है? तो यहां पे ओ एस्टाइल से टीपो, उसके नीचे चला जाएगा आपके सामने ऑक्सीजन। रेडियो एक्टिव का एफिनिटी नहीं डिसाइड कर सकते, आप पता नहीं कर सकते। इनफैक्ट रेडियो एक्टिव का आयोनाइजेशन भी आपको नहीं आइडिया रहता है। एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। नेक्स्ट, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक नेचर और दूसरा नॉन मेटालिक नेचर। क्या टॉप से बॉटम मेटालिक बढ़ेगा? टॉप से बॉटम मेटालिक नेचर बढ़ता है, क्योंकि साइज बढ़ने से मेटालिक नेचर बढ़ता है। तो टॉप से बॉटम आप कर दो, मेटालिक नेचर आपका इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। नॉन मेटालिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पर डिपेंड करता है? साइज पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ग्रुप 15 को लो और ग्रुप 16 को लो। ग्रुप 15 कौन है? नाइट्रोजन फैमिली, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। ग्रुप 16 क्या है? ऑक्सीजन फैमिली, जो अभी आप पढ़ रहे हो। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में ग्रुप 16 का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, क्यों? ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में ग्रुप 15 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और ग्रुप 16 का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। क्यों? क्यों इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? क्या इसमें हाफ फील्ड है? और हाफ फील्ड है तो क्या है? स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा और इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ग्रुप 15 हाईली स्टेबल है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है। बट उसमें देखा जाता है ना कि हाफ फील्ड फुल फील्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, उसमें जनरल ट्रेंड काम नहीं करता है। जब हाफ फील्ड फुल फील्ड आएगा जनरल ट्रेंड काम नहीं करेगा। तो ये आगे आपके पास ऑक्सीजन फैमिली, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई एकदम डॉट, 1 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए। पढ़ लो चुपचाप, कोई बात नहीं, पढ़ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, साइज हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो ऑक्सीजन है, ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन है वो शोज एनोमेलस बिहेवियर। ग्रुप 16 अलग बिहेवियर, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन अलग बिहेवियर शो करेगा। वाई? बहुत सारे रीजन है। पहला आपके पास क्या हो जाएगा? स्मॉल साइज। क्या स्मॉल साइज होने से हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाता है। दूसरा, क्या एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल हो गया है? तो ये सब में कॉमन है। ये बोरोन से लेकर के अगला चैप्टर में हैलोजन तक आएगा, फ्लोरीन तक आएगा, सब में कॉमन है। क्या जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या ये पी पाई ही बनाएगा?
only form p pi p pi and cannot form p pi d pi. कभी भी p pi d pi नहीं बना सकता और d pi d pi. कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई और डी पाई डी पाई, कभी भी ये नहीं बना सकता, केवल और केवल पी पाई बनाएगा, पी पाई डी पाई नहीं बनाएगा, डी पाई डी पाई नहीं बनाएगा. और आपने देखा है ऑक्सीजन बहुत जगह पे पी पाई बनाया है, कार्बोनिल जितने हैं सब जगह वो बनाता है. ठीक है, जैसे CO2 ले लो, इसमें भी पी पाई ही बनेगा, है ना. तो हर जगह आपके पास ऑक्सीजन कभी भी बनाएगा तो वो पी पाई बनाएगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के साथ. O2 में जो डबल बॉन्ड है वहां भी तो पी पाई ही है. O2 में डबल बॉन्ड है आपके पास, पी पाई बॉन्ड ही है. तो ऑक्सीजन जो है वो एनोमेलस बिहेवियर यानी कि डिफरेंट बिहेवियर शो करता है. उसके 3 रीजन है: स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. उसके बाद चूंकि इसके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है तो क्या ये कितने मैक्सिमम कोवैलेंस दिखा सकता है? मैक्सिमम कोवैलेंस 4. ऑक्सीजन सोर्स मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ 4. लेकिन आप एक एग्जांपल बताओ जहां पे ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना रहा है. एक एग्जांपल कोई भी कंपाउंड में सोच के बताओ जहां पे ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना रहा है. हमने पढ़ा है कि सेकेंड पीरियड वाले क्या XeO4 भाई, XeO4 आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? एक ऑक्सीजन जहां 4 बॉन्ड बना रहा है उसको बताना है, सब मिला के नहीं. एक ऑक्सीजन, हमने क्या पढ़ा है, सेकेंड पीरियड वाले 4 बॉन्ड बनाते हैं. ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है तो 4 बॉन्ड बनाना चाहिए. कोई एक एग्जांपल बताइए जहां ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना रहा है. पॉसिबल ही नहीं है, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता ही नहीं है. ये जो सेकेंड पीरियड मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ 4 लिखा जाता है वो नाइट्रोजन के लिए होता है, कार्बन के लिए होता है, बोरोन के लिए होता है. कभी भी ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, फ्लोरीन 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा. हाँ, ये इट कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ 4, हाँ ये 4 बॉन्ड तक बना सकता है, इट कैन शो, लेकिन ये कभी बना नहीं पाएगा. ऑक्सीजन 4 बॉन्ड तक नहीं बना पाता है. रीजन उसका वही है, बहुत स्मॉल साइज हो गया, लेफ्ट से राइट जाने में बहुत ज्यादा छोटा साइज हो गया, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगा ही नहीं. है ना कि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज नहीं करेगा, तो इसलिए बॉन्ड नहीं बना पाता. मैक्सिमम बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन जो देखा गया है, एक ऑक्सीजन वो 3 बनाता है. मैक्सिमम बॉन्ड 1 ऑक्सीजन कैन मेक इज 3. ये मैक्सिमम बॉन्ड 1 ऑक्सीजन कैन मेक इज 3. वो कहां पे है? सबसे अच्छा एग्जांपल H3O+. आपने देखा है O3, ठीक है, CO. देख लो यहां पे H3O+ में क्या होता है, आपके पास 3 बॉन्ड होता है और एक लोन पेयर होता है, H3O+. यही होता है ऑक्सीजन पे डोनर चार्ज प्लस. ठीक है, O3 की बात करोगे, अगेन O डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहां पे आपके पास एक लोन पेयर होता है, यहां पे आपके पास 3 लोन पेयर होता है, यहां पे आपके पास 2 लोन पेयर होता है. O3 ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है. सिमिलरली CO में भी C ट्रिपल बॉन्ड O होता है. कार्बन ने डोनेट किया, इस पे प्लस इस पे माइनस आया, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, कार्बन पे माइनस और ऑक्सीजन पे प्लस. ठीक है, CO 3 बॉन्ड बना रहा है. तो मैक्सिमम एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3. 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो आगे पढ़ना है. 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है. ये 4 तक बना सकता है, इसकी कैपेसिटी है, बट बनाता नहीं है. कि मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाता है वो 3 बनाता है. और 2 बॉन्ड तो हमने सब में देखा है, जहां भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा वो 2 बॉन्ड ही बनाएगा. तो ऑक्सीजन जो है वो जनरली 4 बॉन्ड तक बना सकता है बट बनाता नहीं है. चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल ये फैमिली फिनिश करेंगे.